अर्थ के फॉर्मेशन की थ्योरीज के बारे में। तो देखिए, जोग्राफर्स जिन्होंने जोग्राफी में नए नए ब्रेक थ्रू लेके आए, इमैनुअल कांट थे, लैपलेस थे, इन दोनों ने काफ़ी अच्छी रिसर्च करी और नेबुलर हाइपोथेसिस निकाल के दिया। और इनके नेबुलर हाइपोथेसिस से जो ओटो श्मिट थे और कार्ल वेज़स्कर थे, ये भी बहुत ज़्यादा एग्री करते थे। अब इनका हाइपोथेसिस था क्या? इन्होंने बताया कि जो प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो जो भी यूथफुल सन रहा है उसके अराउंड जो भी क्लाउडेड मटेरियल रहा है उससे बने हैं, और वो क्लाउडेड मटेरियल भी सन के अराउंड रोटेट करता था। कुछ ऐसे फिनोमेना हुए जिसकी वजह से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो गया। तो फर्दर इसी बात को श्मिट जी ने और वेज़स्कर जी ने जब फर्दर इस बात को प्रोपाउंड किया, तो उन्होंने भी ये बताया कि जो सन था वो इनिशियली सोलर नेबुला से सराउंड हुआ करता था। और सोलर नेबुला क्या था? नेबुला वॉज जस्ट अ गैशियस क्लाउड, एक गैस का क्लाउड हुआ करता था, जिसमें मोस्टली कंपोजिशन अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम का था, और कुछ कुछ उसमें डस्ट भी हुआ करता था। अब हुआ ये, जो भी ये गैशियस क्लाउड था, इस क्लाउड के अंदर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स, फ्रिक्शन और कोलिजन्स की वजह से डिस्क शेप जो क्लाउड है वो बनना स्टार्ट हो गया, और उसी के अंदर से फिर प्लैनेट्स बनने स्टार्ट हो गए। तो कैसे हम इसको याद रखेंगे? नेबुलर हाइपोथेसिस में जितना भी हमको पता लगा, हमने ये समझा कि इनिशियली हमारे पास देयर वाज अ यूथफुल सन, उसके अराउंड देयर वाज अ गैशियस क्लाउड कॉल्ड नेबुला। नेबुला के अंदर मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड डस्ट वाज देयर एज अ कंपोजिशन। और फर्दर जब इस रोटेटिंग क्लाउड के अंदर अगर हम इन डेप्थ पार्टिकल्स को देखें तो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन हुआ, कोलिजन हुए, उसके वजह से कोलिजन और फ्रिक्शन की वजह से डिस्क शेप क्लाउड जो है और उसके अंदर प्लैनेट्स जो हैं फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। ये बात बोली गई थी। ज्योग्राफर्स जो थे उन्होंने एनालिसिस किया और एक नेबुलर हाइपोथेसिस निकाल के दिया। जब इसी हाइपोथेसिस को आगे बढ़ाया गया फर्दर थोड़े टाइम, देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम 1700s की बात कर रहे हैं। 1950 में भी इस क्लेम को प्रमोट किया गया, लेकिन फर्दर 1900 में चैम्बरलेन एंड मोल्टन, ठीक है, इन्होंने एक फर्दर थ्योरी निकाल के दी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि एक घूमता हुआ, एक भटकता हुआ तारा, वेंडरिंग स्टार सन को अप्रोच करता है, ठीक, जो आपका एक लेट्स से ये सन है और एक ये वेंडरिंग स्टार है। वेंडरिंग स्टार घूमता हुआ कहीं सन को अप्रोच करता है और सन में से एक सिगार शेप मटेरियल जो है उसको सेपरेट कर देता है। और जब ये सिगार शेप मटेरियल सन से सेपरेट होता है, इसके अराउंड रिवॉल्व करता है स्लोली, और जब ये स्लोली रिवॉल्व करता है तो कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं, ये सन है और ये वही सिगार शेप मटेरियल जो बाहर निकला था, कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं कि ये छोटे छोटे प्लैनेट्स में कंडेंस हो जाता है। तो देखिए, थ्योरी इन लोगों की प्लैनेटसिमल थ्योरीज भी बहुत सिंपल थी। सिंपल क्या था कि सन के अंदर से ही कुछ मटेरियल बाहर निकला और वो बाहर निकल के गैसेस में कन्वर्ट हुआ, और कन्वर्जन के बाद कुछ अंदर ऐसे एक्रीशन, कोलिजन कुछ ऐसे फिनोमेना हुए जिससे कि प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, जो जितनी भी पुरानी थ्योरीज हुई, जितनी भी रिसर्चेज हुई जोग्राफर्स के द्वारा, उसमें एक थ्योरी बहुत फेमस आती है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, राइट। बिग बैंग थ्योरी को हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि आज तक भी जोग्राफर्स जो है वो ये बोलते आ रहे हैं कि आज भी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज एक्सपैंड हो रही हैं, गैलेक्सीज के बीच का जो स्पेस है एक दूसरी गैलेक्सी के बीच का वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। उसी को हाइपोथेसिस बोला गया, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसको प्रोपाउंड किया गया लेमेटर जॉर्ज के द्वारा भी 1920s में, लेकिन जो देने वाले थे ही वॉज एडविन हबल। अब हबल साहब ने क्या बोला? हबल साहब ने बोला भाई यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, और एक्सपेंशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो स्पेस है गैलेक्सीज के बीच में, अगर ये दो गैलेक्सीज हैं तो इनके स्पेस बीच का स्पेस बढ़ रहा है, ना कि इनके अंदर का इंट्रा स्पेस नहीं बढ़ रहा। ध्यान देंगे, इंटर स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे गैलेक्सीज का एक्सपेंशन होता चला गया, राइट। और जब इस पर्टिकुलर चीज़ को सामने रखा गया तो ऐसा बोला गया कि बहुत समय पहले की बात है, जो पूरा यूनिवर्स था दैट वाज अ सिंगुलर एटम, इट वाज अ काइंड ऑफ अ टाइनी बॉल जिसकी बहुत ही छोटी सी वॉल्यूम हुआ करती थी, लेकिन टेम्परेचर एंड डेंसिटीज वर इनफाइनाइट। टेम्परेचर वाज वेरी वेरी हाई एंड डेंसिटी वाज वेरी 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 हाई, दैट इज व्हाई इनफाइनाइट टर्म हैज बीन यूज्ड, राइट। तो बिग बैंग जिस टाइम पे एक बैंग हुआ, एक बर्स्ट हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, उस टाइम पे जो छोटी सी बॉल थी जिसकी डेंसिटी क्या थी? इनफाइनाइट। टेम्परेचर क्या था? इनफाइनाइट। लेकिन वॉल्यूम क्या थी? बहुत कम। तो ये एक्सप्लोड होती है वायलेंटली और एक ह्यूज एक्सपेंशन होता है। ये चीज़ जो हुई थी दैट हैपेंड 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर। आज से अगर हम बात करेंगे तो 13.7 बिलियन साल पहले हुई थी, राइट। और एक्सपेंशन आज तक भी हो रहा है, जिसे हम बिग बैंग बोलते हैं। अब क्या हुआ होगा? इतने बड़े टेम्परेचर, इतनी बड़ी डेंसिटी पे जब वो ब्लास्ट हुआ, जब एक्सप्लोजन हुआ, तो काफ़ी गर्म रही होंगी चीज़ें। तो अगर हम बात करें बिग बैंग से लेके 3 लाख साल बाद तक,
जब बिग बैंग हुआ, कब हुआ था? 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। वहाँ से 3 लाख साल बाद जब आप देखें तो टेम्परेचर जो है वो ओवरऑल यूनिवर्स का, मैटर का जो था वो 4500 केल्विन के अराउंड ड्रॉप कर गया था। अब जब ये एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हुए तो वहाँ से क्या हुआ, जितनी भी एनर्जी थी वो एटॉमिक मैटर में कन्वर्ट हुई। मतलब एनर्जी, बिकॉज ऑफ दिस एंटायर एक्सप्लोजन एंड डेवलपमेंट, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर, एंड दिस मैटर इज द इनिशियल हार्बिंजर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स को बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंटल हुआ।